वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है बेसिक बेयर मशीन, रेजिडेंट मॉनिटर, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड पार्टीशन, मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल पार्टीशन, प्रोटेक्शन स्कीम्स, पेजिंग, सेगमेंटेशन। ये पूरा सिलेबस है हमारा जो हमें पढ़ना है वन बाय वन। तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेसिक बेयर मशीन से कि बेसिक बेयर मशीन क्या होता है। ए बेयर मशीन इज़ ए कंप्यूटर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। बेसिक बेयर मशीन क्या होगा? बेसिकली बेयर मशीन वो मशीन होगी, वो कंप्यूटर होगा जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं है। मतलब वो क्या है? वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर ना तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट हैज़ ओनली द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड पॉसिबली फर्मवेयर। इसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। बेयर मशीन क्या है? बेयर मशीन एक कंप्यूटर है जिसके अंदर ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेयर मशीन की। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा क्या है कि ये इसके अंदर क्या नहीं है, ये नो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और नो यूज़र इंटरफेस, और इस पर कोई यूज़र का इंटरफेस भी नहीं है। ओनली हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें सिर्फ हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। नीड्स मैनुअल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है? मैनुअल प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी कि यूज़र को मैनुअली प्रोग्राम करना पड़ता है। एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। ये क्या करेगा? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। इमेजिन बाइंग ए न्यू कंप्यूटर एंड व्हेन यू टर्न इट ऑन। सपोज़ करो कि हमने अभी एक नया कंप्यूटर परचेज़ किया है और अभी वो क्या है, अभी हमने ऑन कराया। तो अभी जब हम ऑन करते हैं न्यू कंप्यूटर तो वो क्या करता है? जस्ट शोज़ अ ब्लैक स्क्रीन। तो वो क्या करेगा? एक ब्लैक स्क्रीन शो करेगा। सिर्फ हमने ऑन करा कंप्यूटर तो उस पर क्या आएगा? सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आएगी। डेट्स ए बेयर मशीन। तो अभी उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो सिर्फ क्या आ रहा है? ब्लैक मशीन आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो वो क्या हो गया? वो होती है हमारी बेयर मशीन। इट वुड नॉट डू एनीथिंग अनटिल यू लोड ए प्रोग्राम इनटू इट। ये क्या होगी? बेयर मशीन हो गई। जब तक हम उसमें कोई भी प्रोग्राम लोड नहीं करेंगे मैनुअली, तब तक वो क्या है? बेयर मशीन है। थिंक ऑफ इट लाइक ए ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन विदाउट एनी ऐप्स। जैसे हम एक नया मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? कोई भी ऐप नहीं होता, ना ही उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो क्या हो गया? सिर्फ एक हार्डवेयर हो गया। हम उसमें ना कॉल कर सकते हैं अभी, ना टेक्स्ट कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया बेयर मशीन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रेजिडेंट मॉनिटर कि रेजिडेंट मॉनिटर क्या होता है। ए रेजिडेंट मॉनिटर इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट वाज परमानेंटली स्टोर्ड इन मेमोरी। एक रेजिडेंट मॉनिटर क्या होगा? एक सबसे अर्ली फॉर्म होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि क्या हो गया? जैसे बेयर मशीन में हमारे पास क्या नहीं था? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ओएस नहीं था। तो फिर उसके बाद आया रेजिडेंट मॉनिटर, जो क्या था? एक अर्ली फॉर्म थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अंदर क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और वो परमानेंटली स्टोर करता था मेमोरी। इट हेल्प्स इन लोडिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग यूज़र प्रोग्राम्स। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है प्रोग्राम को लोड करने में, रन करने में और मैनेज करने में। इट स्टेज इन द मेन मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये क्या कहाँ रहता है? ये मेन मेमोरी में रहता है जब तक क्या नहीं हो जाता? प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। और जैसे ही ये ऑपरेटिंग, क्योंकि ये अर्ली फॉर्म था ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो क्या हुआ? तब जब ये अर्ली फॉर्म था उस टाइम पे क्या था? ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता था। ओनली वन प्रोग्राम रन्स एट ए टाइम। सिर्फ एक प्रोग्राम एक बारी में रन हो सकता था। इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ओएस। ये फाउंडेशन थी कि उसके बाद हमारा क्या आया था? मॉडर्न ओएस आया था। इट ऑल्सो वर्क्स लाइक जॉब सीक्वेंस बिकॉज इट ऑल्सो सीक्वेंसेस द जॉब्स एंड सेंड्स दैम टू द प्रोसेसर। ये क्या करता है? जॉब सीक्वेंस में वर्क करता है, क्योंकि ये क्या कराता है? सीक्वेंस और सेंड करता है प्रोसेसर को उनके डेटा। आफ्टर शेड्यूलिंग द जॉब RM लोड सम प्रोग्राम्स वन बाय वन इनटू द मेन मेमोरी। जैसे ही क्या हुआ? जॉब सीक्वेंस की तरह वर्क करता था ये। जैसे ही शेड्यूल हो गई जॉब तो ये क्या करेगा? रेजिडेंट मॉनिटर जो है वो लोड कर देगा प्रोग्राम्स को एक एक करके, किसमें? मेन मेमोरी में। शेड्यूल करने के बाद रेजिडेंट मॉनिटर उन प्रोग्राम्स को क्या करेगा? लोड करेगा मेन मेमोरी में। रेजिडेंट मॉनिटर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
फर्स्ट होता है कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर CLI, सेकंड होता है लोडर, थर्ड डिवाइस ड्राइवर एंड फोर्थ इंटरप्ट प्रोसेसिंग। तो ये हमने किस में बना दिया, डायग्राम में बना दिया। अब सबसे पहले रेजिडेंट मॉनिटर होगा, इंटरप्ट प्रोसेसिंग होगी, डिवाइस ड्राइवर, कंट्रोल लैंग्वेज और लोडर। तो ये हमारे चार क्या हो गए, इसके बेसिक पार्ट्स हो गए। अब हम पहला पढ़ते हैं कि CLI क्या होता है, यानी कि कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट होता है CLI का, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है, CLI होता है विच इज़ यूज टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट। इसका हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल तक। क्या हो गया, जो हमारा CLI है इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये सबसे फर्स्ट पार्ट होता है CLI, और इसका हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए और उनको कैरी आउट करने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल पे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना लोडर की। लोडर क्या होता है, ये क्या करता है, जितने भी नेसेसरी सिस्टम्स और उनके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको लोड करता है मेन मेमोरी में, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लोडर। तो ये क्या करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड करेगा, और ये मेन पार्ट होता है रेजिडेंट मॉनिटर का। थर्ड पढ़ते हैं डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ये यूज टू मैनेज द कनेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू द सिस्टम। ये क्या करेंगे, अगर हमें डिवाइस, क्योंकि ये डिवाइस ड्राइवर है तो ये क्या करेगा, मैनेज करेगा कनेक्शंस को, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो भी कनेक्शन होगा उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा डिवाइस ड्राइवर। फोर्थ आता है इंटरप्ट प्रोसेसिंग की। इंटरप्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, इट प्रोसेसेस ऑल अकर्ड इंटरप्ट टू द सिस्टम। ये क्या करेगा, जितने भी डिवाइसेस हैं ना, जितने हमारे प्रोसेस होंगे उनको क्या करेगा, सिस्टम में प्रोसेस करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक की। मेमोरी मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो हमारे सिलेबस में है कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस। इसमें हमें ये भी पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में फिक्स्ड पार्टीशन के टाइप्स, कॉन्टिग्यूअस के दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, ये भी हमारे सिलेबस में है। नॉन कॉन्टिग्यूअस के टाइप्स होते हैं पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो ये भी हमें पढ़ना है वन बाय वन। ये भी हमारे सिलेबस में कौन कौन से है, पेजिंग है, सेगमेंट पेजिंग है और सेगमेंटेशन है। तो इस सिलेबस में हमें ये तीनों पढ़ने हैं और कॉन्टिग्यूअस में दोनों पढ़ने हैं, फिक्स्ड पार्टीशन भी और वेरिएबल पार्टीशन भी। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कॉन्टिग्यूअस अप्रोच की। ये वाली अप्रोच कौन सी होती है, इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड वन कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होगा, हर प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस यानी कि कॉन्टीन्यूअस ब्लॉक प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज़ ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर अगर हमने इस लेवल पे एक प्रोसेस एलोकेट करा है तो उसके नीचे यानी कि कॉन्टीन्यूअस लेवल में ही हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा प्रोसेस। दे आर टू मेन टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड डायनामिक पार्टीशनिंग। इसके दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल यानी कि डायनामिक। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट इफ़िशिएंट इन मॉडर्न सिस्टम। ये क्या होता है, ये क्या है हमारा, सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, यानी कि हम इसे सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस मेथड वॉज यूज इन अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम बिफोर टेक्निक्स लाइक पेजिंग एंड सेगमेंटेशन वर इंट्रोड्यूस। ये सबसे अर्ली टेक्निक थी, जब तक क्या नहीं आया था हमारा पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सब नहीं आया था। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, कॉन्टिग्यूअस, यानी कि नॉन कॉन्टिग्यूअस बाद में आया, पहले कौन सा आया था, कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, फिर इसके दो टाइप्स है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो हम पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड पार्टीशन की। फिक्स्ड पार्टीशन क्या होता है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग इज इट कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। फिक्स्ड पार्टीशन किसकी टेक्निक है, कॉन्टिग्यूअस अप्रोच। किसकी टेक्निक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है कॉन्टिग्यूअस अप्रोच की। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशन। मतलब एक साइज़ फिक्स्ड कर दिया, उसी के अंदर ही हमारी क्या मेमोरी एलोकेट की जाएगी। और जितने भी पार्टीशन है, ईच पार्टीशन कैन होल्ड एग्जैक्टली वन प्रोसेस एट ए टाइम। एक टाइम में एक ब्लॉक में एक ही क्या होगा, एक ही पार्टीशन होगा। अभी एग्जाम्पल समझेंगे कैसे वर्क करती है। फिक्स पार्टीशनिंग इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट। फिक्स पार्टीशनिंग भी क्या है, सिंपल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इफ़ ए प्रोसेस इज स्मॉलर दैन द पार्टीशन, अगर एक प्रोसेस स्मॉलर है पार्टीशन से तो जो हमारा लेफ़्ट ओवर स्पेस है वो क्या गया, वेस्ट हो गया। तो हम इसका क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखते हैं क्या था, हमारा ब्लॉक का साइज़ था 4 MB, लेकिन प्रोसेस को कितना चाहिए था, सिर्फ 1 MB चाहिए था स्पेस, लेकिन ब्लॉक साइज़ कितना था इसका, 4 MB। प्रोसेस आया,
प्रोसेस ने क्या करा, 4 MB में से 1 MB क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि एलोकेट हो गया उसे 1 MB। अब कितना बचा, 3 MB बचा ना हमारे पास, क्योंकि 4 ब्लॉक साइज था, एक एलोकेट हो गया, तो टोटल कितना बचा, 4 - 1 3 बचा। तो ये जो स्पेस बचा हुआ है हमारा, ये जो फ्री स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इफ़ ए प्रोसेस इज स्मॉलर देन द पार्टीशन, प्रोसेस क्या है, पार्टीशन कितना है 4 MB का, और प्रोसेस हमारा छोटा है, स्मॉलर है, 4 इज़ लेस देन 1, तो छोटा है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इफ़ ए प्रोसेस इज लार्जर देन द पार्टीशन इट कैन नॉट बी लोडेड एट ऑल, अगर प्रोसेस लार्जर हुआ पार्टीशन से तो वो लोड नहीं होगा। सपोज हमारा ब्लॉक साइज था 4 MB और लेना था हमें यहाँ पे 5 MB, तो हमारा क्या हो गया, ये एलोकेट ही नहीं होगा, लोड ही नहीं होगा इसमें। फर्स्ट प्रोसेस इज़ ओनली कंज्यूमिंग 1 MB आउट ऑफ 4 MB इन द मेन मेमोरी, फर्स्ट प्रोसेस क्या कर रहा है, सिर्फ 1 MB कंज्यूम कर रहा है, और 3 MB क्या हो रही है हमारी, वेस्ट हो रही है 4 MB में से। तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, जो हमारा ब्लॉक साइज़ है उसमें से हम क्या कर देंगे, प्रोसेसर को माइनस कर देंगे, तो 4 - 1 3 MB। तो अगर हम टोटल निकाल लें जितना भी हमारा टोटल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा, तो हम कैसे निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो इसका ब्लॉक साइज़ कितना है 4, और प्रोसेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 1, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 लिख लिया, प्लस अब इसका ब्लॉक साइज़ कितना है 8 - 7 कितना हो गया 1, प्लस 1 कर दिया। अब इसका ब्लॉक साइज़ कितना है 18, 8 में से 7 गए कितना 1, तो कितना हो गया 3 + 1 + 1 5, यानी कि क्या करना है हमें, ब्लॉक साइज़ में से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है प्रोसेस, ब्लॉक साइज़ माइनस प्रोसेस, ब्लॉक साइज़ माइनस प्रोसेस, और फिर अगर टोटल निकालना है तो तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा निकलता है टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सपोज process P4 of size 7 MB comes, but this process cannot be accommodated in spite of available free space because of contiguous allocation। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 7 MB का प्रोसेस आया साइज़ का, तो अब तो हमारे पास है ही नहीं ना, अभी हमारा बच रहा था कितना 5 MB, लेकिन एलोकेट होना था पैसे प्रोसेस P1 यहाँ और P2 P3, अब क्या होना था P4 आना था, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कोई ब्लॉक साइज़ ही नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। सेकंड पढ़ते हैं वेरिएबल यानी कि डायनामिक पार्टीशनिंग। अभी हमने क्या पढ़ी थी, सिंपल वाली पढ़ी थी, इसका ए पार्ट कंप्लीट करा था हमने कॉन्टिग्यूअस का यानी कि फिक्स्ड वाली। अब हमें पढ़नी है वेरिएबल, यानी कि अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल पार्टीशनिंग इज़ ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, ये भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है, जहाँ पे जो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम फिक्स पार्टीशनिंग कर रहे थे फर्स्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे हम मेमोरी में जो है डिवाइड करेंगे पार्टीशंस को डायनामिकली। जैसे अनलाइक फिक्स पार्टीशनिंग देयर आर प्री डिफाइंड पार्टीशंस, पहले से ही प्री डिफाइंड थे पार्टीशंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, पार्टीशंस जो है वो क्रिएटेड ओनली व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एंड एग्जैक्टली मैच टू द साइज ऑफ द प्रोसेस। इसमें हम तब पार्टीशन को क्रिएट करेंगे जब हमारे पास प्रोसेस आएगा और वो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा उसके साइज़ से। किसके साइज़ से, प्रोसेस के साइज़ से। यानी कि पहले हमें पार्टीशन नहीं करनी है, फिक्स में पहले ही फिक्स कर दी कि इसमें इतना फिक्स्ड है, इतना फिक्स। अभी इसमें हम जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते चले जाएंगे, इसमें डायनामिकली एलोकेट करते चले जाएंगे। सपोज करके चलते हैं P1 हमारा 2 MB है, P2 4 MB, P3 8 MB, P4 4, ये हमने दे दिया प्रोसेस का साइज़। इसका साइज़ 2 MB था, 4 MB, 8 MB, 4 MB, 5 MB। अब हम करते हैं सपोज P2 एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सपोज करो P2 हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, और उसने अपना मेमोरी ब्लॉक सेम क्या कर दिया, मेमोरी ब्लॉक अपना लेफ़्ट कर दिया P2 ने, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा आया P4 ने भी अपना वर्क कंप्लीट करा और वो भी उसने भी लेफ़्ट कर दिया, P4 ने भी और P2 ने भी, दोनों ने अपना मेमोरी ब्लॉक लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। अब यानी कि P2 हमारा 4 है, P4 भी हमारा 4 का है, तो 4 और 4 8, यानी कि 8 MB हमारी क्या हो गई, ऑक्यूपाई नहीं है, अभी वो एम्प्टी है, खाली है 8 साइज़ का MB। नाउ P6 कम विथ साइज़ 8 MB। अब P5 के बाद एक P6 आया 8 MB का, बट बिकॉज इट्स कॉन्टिग्यूअस अप्रोच, ये क्या है, कॉन्टिग्यूअस अप्रोच, यानी कि P5 के बाद ही P6 आना था। वी कैन नॉट डिवाइड P6, हम क्या नहीं कर सकते, P6 को P2 और P4 में एलोकेट नहीं कर सकते। हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट ब्लॉक, और P6 उसके नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पहले क्या हो रही थी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब हो रही थी, जब हमारा साइज़ क्या हो रहा था
हमारा फ्री साइज़ बच रहा था, तो हमारा क्या हो रहा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अब क्या हो रहा है, P2 और P4 हमने रिमूव कर दिया, प्रोसेस P2 और P4 ने अपना वर्क कंप्लीट करा और वो रिमूव हो गए और हमारा कितना 8 MB का स्पेस बच गया। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है 8 MB और हम लेके आए, तो हम P2 और P4 की जगह पे 8 MB नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, कॉन्टिग्यूअस अप्रोच, और कॉन्टिग्यूअस अप्रोच में हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। टू ओवरकम दिस, इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लगाया कंप्यूटेशन का। यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशन, जो क्या कराएगा, फ्री मेमोरीज टुगेदर इन वन ब्लॉक, फ्री मेमोरी को एक ब्लॉक में रख देगा। सपोज P2 और P4 था, ये उन्होंने वर्क कंप्लीट करा और ये क्या हो गए, रिमूव हो गए, तो अब P2 और P4 को मिला के जोड़ के एक ब्लॉक बना देगा 8 साइज़ का, 4 और 4 8 MB का अलग से साइज़ बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कंप्यूटेशन होता है, कंपक्शन। टाइम कंज्यूमिंग एंड वेस्टेज CPU टाइम, ये क्या हो गया, ये टाइम को कंज्यूम कर रहा है और वेस्ट कर रहा था CPU के टाइम को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी को एलोकेट करने की स्ट्रैटेजी। अभी हमारा बचा है ये इसके टाइप्स, अभी हमारे वेरिएबल के टाइप्स बचे हैं। मतलब हमारा कॉन्टिग्यूअस कंप्लीट हुआ है, नॉन कॉन्टिग्यूअस पूरा बचा है, तो हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजी, कि मेमोरी के एलोकेशन की क्या क्या स्ट्रैटेजी होती हैं। तो इसकी बेसिकली 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं। फर्स्ट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, फर्स्ट फिट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बेस्ट फिट, ये क्या करेगा, सर्च इज़ द स्मॉलेस्ट अवेलेबल ब्लॉक दैट इज़ जस्ट बिग इनफ फॉर द प्रोसेस। ये बेस्ट यानी कि बिल्कुल उसके क्लोजली ब्लॉक देखेगा, जो उसके में बिल्कुल क्लोज होगा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट अवेलेबल ब्लॉक होगा, उसको सर्च करेगा और उसमें क्या कर देगा, प्रोसेस को रख देगा। मिनिमाइज वेस्टेज मेमोरी, ये क्या करेगा, मिनिमाइज़ करता है वेस्टेड मेमोरी को। सपोज़ हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास फ्री ब्लॉक्स हैं 100 KB का, 500 KB का एंड 200 KB का। हमारे पास रिक्वेस्ट आई 150 KB की। अब हम देखना है सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि इसके पास 100 है, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि तो स्मॉलेस्ट मतलब इसके अंदर तो स्पेस ही नहीं है। ये 150 के पास कौन सा है, यानी कि जस्ट 150 से बड़ा, 150 से के क्लोज कौन सा है, 200। तो ये किस में एलोकेट हो जाएगा, 200। ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट फिट, यानी कि बेस्ट फिट हो गए। 150 के बिल्कुल जस्ट पास वाली वैल्यू देखनी है, उससे बड़ी, तो वो कौन सी है, 200। ये बेस्ट फिट। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या होता है, एलोकेट द फर्स्ट अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक दैट इज़ लार्ज इनफ टू होल्ड द प्रोसेस। इसमें क्या होगा, ये एलोकेट, ये देखेगा कि सबसे लार्ज ब्लॉक कौन सा है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पे लार्ज इनफ ब्लॉक कौन सा है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास सेम वही है 100 KB, 500 और 200 KB। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट गई, अब इसने क्या भेजा, 150 KB। तो फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ये किस में एलोकेट होगा, जो सबसे बड़ा साइज़ होगा, 500, एलोकेटेड टू 500 KB ब्लॉक, फर्स्ट फिट दैट वर्क्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे बेस्ट फिट में क्या देखेगा, 100 के जस्ट 150 के जस्ट पास वाली वैल्यू, उससे स्मॉलर वैल्यू, यानी कि सबसे स्मॉलर वैल्यू जो सूटेबल हो, तो वो क्या हो गई, 200। लेकिन फर्स्ट फिट में क्या देखेगा, फर्स्ट फिट में देखेगा कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, जो उसमें बेस्ट सूटेबल हो। तो 150 देखनी, सर्च करनी है हमें 150 को, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 500। तो ये किस में फिट हो गया, 500 में। वर्स्ट फिट क्या होगा, एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक, सबसे लार्जेस्ट अवेलेबल ब्लॉक देखेगा। ये क्या कर रहा था, फर्स्ट फिट देख रहा था, यानी कि जो उसके पास हो। ठीक है, अभी क्या देखना है, वर्स्ट फिट देखना है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो सेम आई रिक्वेस्ट 150 KB की, तो ये क्या हो गया, सबसे ज़्यादा, सबसे इंक्रीजिंग वैल्यू देख लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 500, उसमें फिट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या होता है, ये भी सिमिलर होता है फर्स्ट फिट के, लेकिन इसमें क्या होगा बट सर्च कंटिन्यूस फ्रॉम द लास्ट। इसमें क्या होगा, लास्ट से पोजीशन से, जैसे हम उसमें क्या कर रहे थे, फर्स्ट फिट में फर्स्ट वाली वैल्यू से देख रहे थे यहाँ से, लेकिन इसमें कहाँ से देखेंगे, लास्ट एलोकेटेड पोजीशन से देखेंगे, पीछे से, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे। जैसे रिक्वेस्ट हुई 150 KB की, ये एलोकेट कर देगा टू नेक्स्ट सूटेबल ब्लॉक आफ्टर लास्ट एलोकेशन। लास्ट एलोकेशन से देखेगा, लास्ट से कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए बेस्ट सूटेबल है, और उसमें इसको क्या कर देगा, पुट कर देगा।
तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टिजियस। हम कॉन्टिजियस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है नॉन कॉन्टिजियस अप्रोच। In non-contiguous memory allocation, a process is divided into smaller parts that are stored in different memory locations. Non-contiguous memory allocation में एक प्रोसेस को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उन्हें क्या कर सकें, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर कर सकें। यानी कि हम क्या कर लेंगे, स्मॉलर पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लेंगे और फिर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे उनको स्टोर कर देंगे। इट रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सीन इन, हम क्या कर रहे थे, कॉन्टिजियस एलोकेशन में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हमने पढ़ी है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो नॉन कॉन्टिजियस हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर रही थी, उसकी प्रॉब्लम को। ओवरऑल इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इफ़िशियंसी और बेटर मेमोरी मैनेजमेंट देती है मल्टी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हमें मैंने भी बताया था कि इसके 3 टाइप्स पढ़ने हैं हमें, पेजिंग, सेगमेंटेशन और पेज सेगमेंटेशन। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी आते हैं तो वो भी पढ़ेंगे हम 1 बाय 1। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं पेजिंग। पेजिंग क्या होता है? पेजिंग इज़ ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। पेजिंग भी एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। ये भी क्या कर रही थी, ये जो हमें कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन मेमोरी की नीड थी उसको एलिमिनेट कर रही थी, और ये अलाउ कर रही थी कि हम अवॉइड कर सकें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, यानी कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को पूरा रिमूव ही कर दें। अभी हम देखते हैं, हमें इसमें पेजिंग में एज्यूम करके चलना है जहाँ पे भी पेज साइज़ होगा वो इक्वल्स टू होगा फ्रेम साइज़ के। पेज साइज़ जो है वो हमें एज्यूम करके चलना है वो फ्रेम साइज़ के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल कि हम कैसे सोल्व करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, पेज साइज़ गिवन है 1 KB। हमें अभी बताया था पेज साइज़ किसके इक्वल होगा, फ्रेम साइज़ के। ठीक है, ये लिखा हुआ है पेज साइज़ इक्वल्स टू फ्रेम साइज़। तो हमें पेज साइज़ दे रखा है 1 KB, यानी कि 1 KB को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइट्स में, तो कितना हो गया 1024 बाइट्स। अब हमें लॉजिकल एड्रेस भी दे रखा है 2050 और पेज की टेबल दे रखी है। पेज 0 पे फ्रेम 5 है, पेज 1 पे फ्रेम 9 है और पेज 2 पे फ्रेम 1 है। ये हमें इतना गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है पेज नंबर, ऑफसेट वैल्यू, यानी कि सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें लॉजिकल एड्रेस दे रखा है और हमें फिजिकल एड्रेस बताना है कि इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमें पेज नंबर फाइंड करना है। तो पेज नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें लॉजिकल एड्रेस से पेज साइज़ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पेज साइज़ इक्वल्स टू 1024। तो हमने ये क्या करा, 1024 आया है यहाँ पे, पेज साइज़ हमारा दे रखा था 1024, लॉजिकल एड्रेस भी 2050 दे रखा था। तो हमें पेज नंबर निकालना है फर्स्ट स्टेप में। तो पेज नंबर क्या करेंगे, 2050 से हम डिवाइड कर देंगे 1024 को, तो हमारा आ गया 2 आंसर। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने डिवाइड करा तो ये हमें क्या देगा, पेज नंबर। इस साइन से हमें क्या मिलेगा, कोशेंट, जो अभी हमारा कोशेंट आएगा ये हमारा क्या हो गया, पेज नंबर। अब हमें निकालना है ऑफसेट। तो ऑफसेट कैसे आएगा, ये हमें रिमाइंडर वाला, इस वाले साइन से हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर। 1024 को हमने डिवाइड करा 2050 से, तो हमें रिमाइंडर मिल गया 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया ऑफसेट वैल्यू। अब ये हमारी पेज नंबर निकल गया और ऑफसेट वैल्यू, इससे हमने कोशेंट निकाला, इससे हमने रिमाइंडर निकाला। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पेज नंबर का, पेज टेबल का यूज़ करेंगे। यानी कि हम देखेंगे पेज टू किस, जो हमारा ये आ गई वैल्यू, अब हम देखेंगे कि ये वाली वैल्यू 2 किस फ्रेम में आ रही है। ठीक है, या किस पेज में आ रही है, पेज 2 पे कौन सा फ्रेम है, यानी कि 2 आंसर आ रहा है। तो 2 किस पे है, फ्रेम 1 पे है, तो हम फ्रेम 1 का यूज़ करेंगे। पेज 2 इज़ स्टोर्ड इन फ्रेम 1, तो हम फिजिकल मेमोरी के लिए फ्रेम 1 पे जाएंगे। ये फ्रेम 1 है। फ्रेम 1 के लिए फ्रेम का साइज़ देखेंगे, फ्रेम का साइज़ कितना है, 1024। ये हमारा फ्रेम का साइज़ हो गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू फ्रेम नंबर इंटू 1024 प्लस ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फ्रेम नंबर हमारा क्या है, हम गए थे पेज 2, हमारा 2 आंसर आ रहा था, तो हम इसके फ्रेम पे गए, इसके सामने क्या नंबर है, फ्रेम का 1, तो हम फ्रेम नंबर की जगह पे क्या रखेंगे, 1 इंटू 1024 प्लस ऑफसेट वैल्यू हमारी क्या आई, 2, तो हमने इस पर भी क्या रख दिया, 2। अब हमने कैलकुलेट करा तो आंसर आ गया 1026। लॉजिकल एड्रेस था हमारा 2050, फिजिकल एड्रेस है हमारा 1026। ये आता है हमारा न्यूमेरिकल, जो कि ईजी है बहुत।
बस एक बार समझना है, ये इतना गिवन रहेगा। सब हमें ये कितने स्टेप्स में करना है, 4 स्टेप्स में। सबसे पहले हमें पेज नंबर निकालना है, तो पेज नंबर के लिए हम इसको क्या करेंगे, कोशेंट निकालेंगे। फिर ऑफसेट के लिए हम रिमाइंडर निकालेंगे और फिर वैल्यू सर्च करेंगे कि वो कौन से फ्रेम में आ रही है, जो हमारा आंसर आया। तो फ्रेम 2 वैल्यू कौन से फ्रेम में आ रही है, 1। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रेम नंबर इंटू 1024 प्लस ऑफसेट। तो फ्रेम नंबर हमारा कितना है, फ्रेम नंबर हमारा आ रहा है, जो हमने वैल्यू सेलेक्ट करी है 1, तो 1 आ गया यहाँ पे, इंटू 1024 और ऑफसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमारा आंसर आ गया 1026। इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ऐसे CPU है, ये लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस पेज टेबल पे जाएगा, फिर फिजिकल एड्रेस पे जाएगा और फिर ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिजिकल मेमोरी में। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में मेमोरी को डिवाइड करते हैं। सेगमेंट के अंदर सेगमेंट नंबर होता है, उसका बेस एड्रेस होता है और सेगमेंट की लिमिट होती है, यानी कि लेंथ होती है सेगमेंट की। क्या हो गया, सेगमेंट का नंबर हो गया, सेगमेंट का बेस एड्रेस हो गया और सेगमेंट की लिमिट हो गई। ठीक है, अब हमें कैसे क्वेश्चन आता है, इस फॉर्म में लिख के आता है, यानी कि सेगमेंट का नंबर लिखाएगा कि सेगमेंट और यहाँ नंबर, सेगमेंट 1 2 3 4 जो भी उसका नंबर होगा वो। फिर यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट की क्या वैल्यू, ऑफसेट के बाद 1 2 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी, सेगमेंट, उसका नंबर, ऑफसेट और नंबर। ठीक है, द ऑफसेट मस्ट बी लेस देन द सेगमेंट। ऑफसेट जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, सेगमेंट की लिमिट से, सेगमेंट नंबर से नहीं, सेगमेंट की लिमिट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, अगर छोटा है, अगर बड़ा हो गया तो क्या हो गया, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। हमें लॉजिकल एड्रेस इस फॉर्म में भी बताया था, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा लॉजिकल एड्रेस। तो सेगमेंट लिख रखा है नंबर, क्या नंबर है इसका, नंबर है हमारा 1, तो 1। ठीक है, ऑफसेट इसकी क्या वैल्यू है 150। अब हम सेगमेंट टेबल भी गिवन है, हमें सेगमेंट नंबर दे रखा है 0 1 2, बेस एड्रेस दे रखा है और इसकी लिमिट दे रखी है। ठीक है, अभी इस वर्ड्स की बताऊंगी ये कैसे चेक करते हैं कि लेस देन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें इतना दे रखा है, गिवन है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट का नंबर, जैसे हमने स्टेप्स पढ़े थे, इसमें भी हमें स्टेप्स बाय स्टेप्स करना है, इसमें भी 4 स्टेप्स है वो हमें करने हैं। सबसे पहले हमें सेगमेंट का नंबर करना है और ऑफसेट वैल्यू देखनी है। तो हमारे पास दे रखा है सेगमेंट का क्या नंबर है, देखना है 1, क्या हो गया हमारा सेगमेंट का नंबर, ऑफसेट की क्या वैल्यू हो गई 150 हो गई हमारी ऑफसेट की वैल्यू। हमने ये देख लिया, ये तो गिवन ही था, तो इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये लिखना है स्टेप बाय स्टेप कि सेगमेंट का नंबर ये है, ऑफसेट का नंबर, ऑफसेट की वैल्यू ये है। अब हमें क्या करना है, सेगमेंट का बेस और लिमिट निकालनी है इन दोनों वैल्यूज़ को देख के टेबल से। अब हम देखेंगे सेगमेंट का नंबर कितना है, 1 है। अब हम सेगमेंट नंबर देखेंगे कि सेगमेंट नंबर कितना है हमारा 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, बेस एड्रेस की कितनी हो गई 3000 और लिमिट कितनी हो गई 200। तो हम लिख देंगे बेस एड्रेस कितना हो गया 3000, लिमिट हो गई 200। तो इजी था दोनों स्टेप, सिर्फ सेगमेंट नंबर देखने थे, 1 ऑफसेट वैल्यू लिखनी थी 150, ये फर्स्ट स्टेप में गिवन था सब कुछ। फिर इस सेगमेंट नंबर देख के बेस एड्रेस की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, दोनों कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू देखनी है। अब हम देखेंगे, अभी मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा था कि ऑफसेट जो है वो लेस देन होना चाहिए सेगमेंट की लिमिट से। तो हमारे ऑफसेट की वैल्यू कितनी है 150, लिमिट की वैल्यू कितनी है 200, तो ऑफसेट की वैल्यू शुड बी लेस देन 200। तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, ऑफसेट की वैल्यू 150, लिमिट की वैल्यू 200, तो ये क्या हो गया, ये वैलिड है, 150 इज़ लेस देन 200, तो ये वैलिड हो गया। अब ये लास्ट में हमें फॉर्मूला लगाना है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, बेस प्लस ऑफसेट। बेस कितना है 3000, ऑफसेट कितना है 150, दोनों को ऐड कर दो कैलकुलेट करके आंसर। बस फॉर्मूला लर्न करना है, बेस प्लस ऑफसेट, बेस निकालना आ गया, ऑफसेट निकालना आ गया। ठीक है, बेस भी दे रखा था, ऑफसेट भी। ऐसे ही यहाँ पे तो जैसे हमने फ्रेम नंबर इंटू 1024, ऑफसेट निकालना है, फ्रेम नंबर निकालना है, सब स्टेप्स में बताया है, बहुत ईजी है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं पेज फ्रेगमेंटेशन की। पेज फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, पेज फ्रेगमेंटेशन इज़ ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, डेट कंबाइंस बोथ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ये क्या करती है, पेजिंग को और सेगमेंटेशन, अभी ये जो हमने दोनों पढ़े हैं उनको कंबाइन करती है। ठीक है, क्या अभी हमने सेगमेंटेशन पढ़ा और पेजिंग पढ़ी, ये दोनों को क्या कर देगी, कंबाइन कर देगी। ए लॉजिकल एड्रेस इन पेज सेगमेंटेशन लुक्स लाइक, एक लॉजिकल एड्रेस कैसा दिखता है पेज सेगमेंटेशन में, सेगमेंट का नंबर होगा, पेज का नंबर होगा और ऑफसेट होगा। ठीक है, ऐसे उसमें क्या था, पहले जो हमने देखा था कैसे स्ट्रक्चर होती है, सेगमेंट का नंबर होता है, ऑफसेट। अब इसमें क्या ऐड हो गया,
पेज नंबर भी ऐड हो गया, क्योंकि पेज सेगमेंटेशन है तो सेगमेंट नंबर, पेज नंबर और ऑफसेट। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में पेज का साइज़ कितना है 1 KB, यानी कि 1024 बाइट्स। लॉजिकल एड्रेस क्या दे रखा है हमें, सेगमेंट 2 पेज 1 ऑफसेट 50, यानी कि सेगमेंट नंबर है, ये पेज नंबर है, ये ऑफसेट की वैल्यू है। और ये टेबल दे रखी है कि पेज नंबर 0 पे 5 फ्रेम है, पेज नंबर 1 पे फ्रेम नंबर 9 है, 2 पे 2 है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम क्या, सेगमेंट नंबर की वैल्यू लिखी 2, पेज नंबर की वैल्यू लिखी 1 और ऑफसेट की वैल्यू लिखी 50। तो ये हमने तीनों वैल्यू लिखनी फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप का पेज टेबल देखना है, तो पेज टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट नंबर देखना है, सेगमेंट नंबर 2 पे कौन सी पेज टेबल है, तो हम वो देखते हैं, यूज सेगमेंट 2 पेज टेबल। सेगमेंट नंबर कितना है 2 और पेज टेबल देखनी है अब इसकी कितनी है। यूज़ पेज नंबर टू गेट फ्रेम नंबर। अब हमें थर्ड स्टेप में पेज नंबर निकालना है फ्रेम नंबर के लिए, तो हम देखते हैं। अब हमें पेज नंबर निकालना है, तो पेज 1, हमारे पेज की क्या वैल्यू है 1, 1 पे देखेंगे फ्रेम नंबर कितना है, 1 पे फ्रेम नंबर कितना है 9, तो 1 पे फ्रेम नंबर, तो हमारा फ्रेम नंबर क्या हो गया, पेज 1 पे पेज 1 आ रहा है ना, हमारा पेज नंबर 1 है, पेज 1 पे देखना है कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्रेम नंबर है, तो फ्रेम नंबर कितना है 9, तो हमारे फ्रेम नंबर की वैल्यू होगी 9। अब हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो हमें फ्रेम साइज तो दे ही रखा है। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू फ्रेम इंटू 1024 प्लस ऑफसेट। तो हमें फ्रेम की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की, कितनी आई 9, और 1024 में मल्टीप्लाई करी और उसमें ऐड कर दिया ऑफसेट की वैल्यू 50, ये गिवन थी। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट करके क्या आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। Virtual memory is a memory management technique that gives each process the illusion of having a large contiguous block. Virtual memory एक memory management technique है जो हर प्रोसेस को क्या करती है, एक लार्ज कॉन्टिन्यूस ब्लॉक प्रोवाइड कराती है। यानी कि सपोज हमारे पास मेमोरी, मेन मेमोरी में कम मेमोरी है, यानी कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड हो जाएगी, वर्चुअल मेमोरी हम एलोकेट हो जाएगी, जिससे हम वो लार्ज भी होगी साइज़ में और उसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी अलाउज ए प्रोग्राम टू यूज़ मोर देन फिजिकली अवेलेबल रैम। जो हमारी वर्चुअल मेमोरी है वो मोर मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करती है, ताकि जो हमारा जो स्पेस है वो मोर फिजिकली अवेलेबल हो। और ये यूजेस बोथ मेन मेमोरी रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज लाइक ए डिस्क। ये मेन मेमोरी का भी यूज़ करता है, यानी कि रैम का, और सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि डिस्क का, ये दोनों का यूज़ करके बनती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। ये हमारा क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। ये किस किस से मिलके हम बना होता है, रैम से और डिस्क से, यानी कि रैम यानी कि फिजिकल मेमोरी, तो ये रैम से और डिस्क से मिलके बना है, ये हमारी वर्चुअल मेमोरी है। तो हमें लिख के आ सकते हैं। और ये डायग्राम वर्चुअल मेमोरी के बारे में, और ये डायग्राम, द CPU जनरेट्स वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस। CPU जनरेट करता है अपना लॉजिकल एड्रेस जो कि मैप होता है फिजिकल एड्रेस, यानी कि CPU ने तो जनरेट कर दिया लॉजिकल एड्रेस। अब क्या होगा, फिजिकल एड्रेस से वो मैप होगा किसके थ्रू, MMU यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। जैसे ही CPU जनरेट कर देगा लॉजिकल एड्रेस को, वो मैप हो जाएगा फिजिकल एड्रेस पे, किसके थ्रू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस आर लोडेड इनटू रैम। जो रिक्वायर्ड पेजेस होंगे वही रैम में लोडेड होंगे, और सारे किस में स्टोर होंगे, डिस्क में। जो लोडेड पेज होंगे वो रैम में स्टोर होंगे, जो क्या होंगे, रिमेनिंग जो बचे हुए पेजेस होंगे वो डिस्क में स्टोर होंगे। कब तक, जब तक उनको डिमांड पेजिंग नहीं हो जाती, यानी कि जब तक उनको उनकी नीड नहीं हो जाती। अगर एक पेज रैम में नहीं है, इफ़ ए पेज इज़ नॉट इन रैम व्हेन नीडेड ए पेज फॉल्ट अकर्स एंड द OS लोड्स इट्स फ्रॉम डिस्क। अगर एक पेज रैम में नहीं है और उसको ज़रूरत है पेज फॉल्ट को, तो मतलब उसकी ज़रूरत है, सपोज़ यहाँ पे रैम में एक पेज नहीं है लेकिन वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करने की उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या करा हो जाएगा, पेज फॉल्ट, और उससे फिर वो किससे लेगा, अपने डिस्क से लेगा। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स लाइक FIFO एंड LRU यानी कि लिस्ट रिसेंटली यूनिट डिसाइड विच पेज टू रिमूव व्हेन मेमोरी इज़ फुल। जो हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है, जैसे FIFO और LRU हो गई, वो डिसाइड करेंगी कि कौन से पेज को रिमूव करना है, जब मेमोरी फुल हो जाए तो कौन से पेज को रिमूव करना है, ये बताती है हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिमांड पेजिंग की। डिमांड पेजिंग क्या होता है। डिमांड पेजिंग इज़ ए मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम होती है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि हमें कैसे मेमोरी को मैनेज करना है, उसकी स्कीम को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग।
लेट्स अंडरस्टैंड डिमांड पेजिंग विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। डिमांड पेजिंग को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन यू आर रीडिंग ए वेरी थिक बुक बट यू डोंट वॉन्ट टू कैरी द एंटायर बुक अराउंड बिकॉज इट्स टू हैवी। हमें ऐसे सोचना है कि हमारे पास एक थिक यानी कि एक मोटी बुक है, लेकिन हम उसको अपने साथ कहाँ कैरी नहीं कर सकते, कहीं पे ले जा नहीं सकते। इसलिए क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है। इंस्टीड यू डिसाइड टू ओनली ब्रिंग द पेजेस यू नीड एज यू रीड थ्रू द बुक। हम क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि हम सिर्फ पेज ले जाएंगे जो हमें रीड करने हैं। ठीक है, हम वो वाले पेज लेके जाएंगे उस बुक से जो हमें रीड करने हैं। वैन यू फिनिश विद वन पेज यू कैन पुट इट अवे एंड ग्रैब द नेक्स्ट पेज यू नीड। जैसे ही हमने एक बुक पढ़ के ख़त्म कर मतलब एक पेज पढ़ के फिनिश करा, वैसे ही हम क्या करेंगे? दूसरा पेज उस पहले वाले पेज को उसमें से निकालेंगे और नेक्स्ट पेज को जिसकी हम जो से पेज की हमें नीड है हम उसको उसमें पुट कर देंगे। सिंपली ये ऐसे है कि हमारे पास एक थिक बुक है, हम कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम उसको ले जा नहीं सकते कहीं पे, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वो पेज लेके जाएंगे, वो पेज लेके जाएंगे जो हमें पढ़ने हैं। और जैसे ही हमने एक पेज पढ़ा उस पेज को हम बुक से निकाल देंगे और उसकी जगह दूसरा पेज रख लेंगे। ये हमारा होता है डिमांड पेजिंग। यानी कि जैसे जैसे डिमांड आ रही है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं? पेज को रीड कर रहे हैं। डिमांड पेजिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन वर्चुअल मेमोरी सिस्टम वेयर पेजेस एंटर मेन मेमोरी ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड और नीडेड बाय द सीपीयू। डिमांड पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में यूज़ होती है, जहाँ पे पेज जो है वो मेन मेमोरी में एंटर करते हैं। कब एंटर करते हैं? तब जब रिक्वेस्ट आती है या हमें नीड होती है, सिर्फ तब यूज़ करते हैं। डिमांड पेजिंग लोड्स ए पेज इनटू मेमोरी व्हेन इट इज़ नीडेड। डिमांड पेजिंग लोड तब करेगी पेज को जब उसकी नीड होगी, तभी तो हम इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। यानी कि जब डिमांड आ रही है, जब नीड हो रही है, तब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कॉमन रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखते हैं। अभी हमने बताया था कौन कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती हैं। तो फर्स्ट होती है फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगी वो पहले बाहर जाएगी। एलआरयू यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और थर्ड होती है ऑप्टिमल। हमें तीनों के न्यूमेरिकल करने हैं और तीनों पढ़नी है वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फीफो। फीफो क्या होती है? फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज़ द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ क्यू। ये क्यू की तरह वर्क करती है। द ओल्डेस्ट पेज इज़ रिमूव्ड व्हेन ए न्यू पेज नीड्स टू बी लोडेड एंड मेमोरी इज़ फिल। ओल्डेस्ट पेज जब हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी तो हम पुराने वाले पेज को रिमूव कर देंगे, जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होगा, और न्यू पेज को उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि जो फर्स्ट पे आया होगा उस पेज को हम रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट पेज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सपोज हम एक एग्जांपल समझते हैं कैसे करते हैं। ये है पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है 1303563 और इसका पेज फ्रेम है 3, यानी कि 3 साइज़ की हो सकती है। फाइंड द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हमें फीफो को यूज़ करके पेज फॉल्ट निकालना है कि कितने पेज फॉल्ट होंगे। तो देखो रेफरेंस कितना है, पेज फ्रेम कितना है? 3, तो 3 साइज़ के होंगे, 3 ब्लॉक होंगे। तो जैसे ही 1 आया, अभी एम्प्टी है तो 1 आ सकता है, 1 आ गया, मिस हो गया। जैसे जैसे ऑक्यूपाई होता जाएगा वहाँ पे हम मिस लिखते जाएंगे। 1 के बाद क्या आया? 3 के लिए भी स्पेस है, 3 आ गया। फिर आया 0 के लिए भी स्पेस है, 0 आ गया, तो हमारे 3 मिस हो गए। अब आया 5, लेकिन क्या फुल है? पूरा फुल है ये। तो जैसे ही 5 आया तो 5 के लिए क्या है? ये लास्ट फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट पे आया होगा, फर्स्ट पे कौन सा आया था? 1, उसको रिमूव करके 1 को और उसके स्पेस पे क्या लिख लेंगे? 5। ठीक है, जो फर्स्ट पे आया होगा उसको रिमूव करके और उसके स्पेस पे न्यू वाले के एंट्री करा देंगे। 5 हो गया। 5 के बाद 6, तो 6 अब उसके बाद कौन सा आया होगा? 3 आया था, तो 3 को रिमूव करके उसकी जगह 6 लिख देंगे और 0। ठीक है, अब इसके बाद 0 लिखने के बाद अब क्या आया होगा? 3, लेकिन 3 कहाँ पे ऐड करेंगे? उसके बाद क्या आया था? 0, यानी कि पहले हमने 5 लिखा, फिर 6 लिखा, और अब यहाँ पे 0 आया था, थर्ड नंबर पे आया था जो फर्स्ट पे आया था। देखो 1 3, फिर 3 आया तो हमने 3 रिमूव करा। अब कौन सा रिमूव करेंगे? 0 रिमूव करेंगे ना, तो 0 रिमूव करने के बाद क्या लिखेंगे? 3। तो ये हमारा हो गया। जब जब हम ऐड करते जाएंगे मिस, लेकिन जैसे ही हमें सेम नंबर मिल जाएगा,
क्योंकि देखो 1303 3 सेम नंबर मिला था। जैसे ही हमें सेम नंबर मिलेगा हम उस पर हिट लिख देंगे और सब पे मिस लिखेंगे। जब हमने 1 एंटर करा तो 1 नॉर्मल ऐड हो गया, 3 एंटर करा 3 भी के लिए भी स्पेस ऐड हो गया, 0 करा 0 के लिए स्पेस ऐड हो गया, उसके बाद 3, तो 3 तो पहले से ही था ना यहाँ पे, तो हम उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा क्योंकि सेम एलिमेंट है। अब 5 आएगा जैसे ही, तो 5 में जो सबसे पहले एलिमेंट आया होगा उसको रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे न्यू वाले को ऐड कर देंगे। यानी कि जब हमने 1 रिमूव करा, सपोज हमने 1 रिमूव करा, अब 1 की जगह पे 5 आ गया। फिर नेक्स्ट चले, 5 के बाद क्या आया 6, तो अब क्या बचा हमारा 3 था ना, तो हम 3 को रिमूव करके 6 लिखेंगे। फिर अब हमारा 1 भी 3 भी रिमूव हो गया, अब बचा 0, तो 0 को रिमूव करके 3 लिखेंगे। ये होती है हमारी क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टोटल पेज कितने हो गए, जितने भी हमारे मिस हैं वो टोटल पेज है। 1 2 3 4 5 6 हमारे क्या हो गए, टोटल पेज फॉल्ट हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। पढ़ते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज यानी कि LRU। इस एल्गोरिथम में क्या लीस्ट, यानी कि लीस्ट से ही हम समझ पा रहे हैं, यानी कि जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ होगा उसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि जो सबसे कम यूज़ किया हुआ होगा उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये हमें स्ट्रिंग दी हुई है और पेज अब की बार फ्रेम का साइज़ कितना दे दिया, 4, 3 की जगह। अब हमें नंबर ऑफ़ फॉल्ट्स यूज़ करने हैं, यानी कि कितने मिस हुए होंगे वो यूज़ करने हैं। तो पहले सिंपल है, 7 आया तो 7 ऐसे ही लिखा, 0 आया मिस लिखा, ऐसे ही 0 आ गया, 1 आया 1 भी ऐसे ही आ सकता है मिस, 2 आया 2 भी आ सकता है क्योंकि अभी एम्प्टी था। अब ये पूरा फुल हो गया। अब जैसे ही न्यू आया, क्या आया 0, तो जैसे ही 0 आया तो 0 हमने मैच करा, पहले से था इसमें ऑलरेडी है, तो ये ऐसे ही रहेगा 0। ये हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, सेम ऑलरेडी क्यू में था। अब 3 आया, तो जैसे ही 3 आया हम देखेंगे लीस्ट रिसेंटली हमने कौन सा सबसे कम यूज़ किया हुआ है, जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज़ हुआ है, यानी कि जो अभी यूज़ ही नहीं हुआ। रिसेंटली में हमने क्या यूज़ करा था, 0, ठीक है, क्योंकि हमने 0 एंटर करा था। उससे पहले क्या यूज़ करा था, 2, तो 0 यूज़ हो गया, 2 यूज़ हो गया। उससे पहले कौन सा यूज़ करा था, 1, तो बचा कौन सा, 7 बचा ना, जो हमने सबसे लीस्ट यूज़ करा है। तो यहाँ पे हमने क्या, तो अब क्या करेंगे, 7, इस 7 की जगह क्या है, तो आप देखेंगे 7, तो हम 7 को रिमूव करेंगे और 7 की जगह स्पेस पे क्या लिखेंगे, 3। अब 3 हो गया। अब 0 आया, तो 0 हम चेक करेंगे क्या ऑलरेडी क्यू में है, तो वहाँ पे क्या हो गया, हिट हो गया, मिस नहीं होगा, वहाँ हिट होगा जहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आया 4, तो आप देखेंगे कौन सा सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, यानी कि जो यूज़ ही नहीं करा। तो देखो 0 एंटर करा था तो 0 यूज़ हो चुका है, 3 भी यूज़ हो चुका है, और 3 से पहले क्या यूज़ हुआ होगा, 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आया तो 2 भी यूज़ हो चुका है। तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4, यानी कि 1 को रिमूव करके 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना क्लियरली हमें। अभी हमने 0 एंटर कराया तो 0 यूज़ हो चुका था, 3 यूज़ हो चुका था और 2, तो सबसे लीस्ट में कौन सा यूज़ हुआ है, 1 यूज़ हुआ है ना, तो 1 के स्पेस पे क्या आएगा, 4, तो अब 4 आ गया यहाँ पे। अब इस टैग में चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है 2, तो 2 है ऑलरेडी, ये ऐसे ही रहेगा। फिर चेक करेंगे 3 भी है तो 3 भी हिट हो गया। इसमें चेक करेंगे क्या 0 है, 0 है हिट हो गया, 3 भी है हिट हो गया, 2 भी है हिट हो गया, 3 भी है हिट हो गया। तो अब देखेंगे टोटल पेज फॉल्ट कितने, यानी कि मिस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं पेज फॉल्ट हैं, ठीक है। ये हमारा था लीस्ट रिसेंटली यूज, समझ में आ गए। जैसे ही हमें सपोज़ यहाँ पे 4 है, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हुआ। जैसे यहाँ पे 4 है, ये हमारा क्यों है, हम ऊपर चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ सबसे लास्ट में यूज़ हुआ होगा, सबसे लीस्ट में, यानी कि 0 है तो 0 कट गया। उसके बाद 3, यानी कि 3 है तो 3 भी कट गया। अब फिर 0 यूज़ हुआ, चलो 0 तो पहले से ही कटा हुआ था। उसके बाद 2 यूज़ हुआ तो 2 कट गया। अब क्या बचा, 1 बचा ना, तो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है, तो 1 को क्या हो गया, 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। ये हमारा हो गया, टोटल पेज फॉल्ट आ गए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लास्ट वाली algorithm, optimal page replacement. In this algorithm, pages are replaced which would not be used for the longest duration of time in the future. जो कि सबसे क्या हुआ होगा, longest duration of time में यूज़ हुई होगी फ्यूचर में, उसको यूज़ करेंगे। सेम देखते हैं, ये हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, पेज का फ्रेम 4 है, यानी कि 4 आ सकते हैं एलिमेंट। तो 7 सिंपली आ सकता है, 0 1 2, 7 0 1 2 तक मिस होगा, इस टैग में आ गए। अब आया 3
तो 3 देखेंगे, 3 हमें कहाँ ऑक्यूपाई करना है, यानी कि जो सबसे क्या हुआ होगा, सबसे उसमें सबसे लास्ट में हम फर्स्ट में यूज़ करा होगा हमने। तो फर्स्ट में क्या यूज़ करा था 7, तो 7 को रिमूव करके क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हमें 3 एंटर कराना है, 3 आ गया। अब 0 आया, 0 हमने चेक करा, 0 ऑलरेडी क्यू में था तो 0 ऐसे ही रहा। फिर 4 चेक करेंगे, यानी कि 4 किस में यूज़ होगा, तो 4 किसके जगह पे यूज़ होगा, क्योंकि अभी हमने 3 को यूज़ कर लिया, 0 को यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या यूज़ होगा 1, यानी कि 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट देखेंगे 2, तो 2 ऑलरेडी क्यू में है, हिट हो गया। 3 भी ऑलरेडी क्यू में है, हिट हो गया। 0 भी, 3, 2 और 3 ये सारे ऑलरेडी थे, तो ये क्या हो गए, हिट हो गए। तो हमारा टोटल पेज फॉल्ट कितना आ गया 6। ये था हमारा ऑप्टिमल, यानी कि जैसे जैसे सीरीज़ में आता जाएगा वैसे वैसे रिमूव करते जाएंगे ऑप्टिमली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं थ्रैशिंग, कि थ्रैशिंग क्या होता है। थ्रैशिंग क्या होता है, थ्रैशिंग हैपन्स व्हेन द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट ऑफ मेमोरी देन एग्जीक्यूटिंग एक्चुअल प्रोसेस, यानी कि थ्रैशिंग तब एग्जीक्यूट होगा, थ्रैशिंग तब हैपन होगा जब क्या होगा, जब जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा स्वैपिंग में, यानी कि पेजेस को स्वैप करने में, रैदर देन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। यानी कि वो अभी प्रोसेस को, जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने में तो कम टाइम ले रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम किस में ले रहा है, जो हमारे पेजेस हैं उनको स्वैप करने में, यानी कि इन और आउट करने में। जैसे हम इन और आउट कर रहे थे ना, 7 को एंटर कर रहे थे फिर आउट कर रहे थे, तो ऐसे ही क्या होता है थ्रैशिंग है। थ्रैशिंग कब एग्जीक्यूट होगा, कब अकर होगा, तब जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा पेजेस को स्वैप करने में रैदर देन एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, अब थ्रैशिंग के कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी कि कारण क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हो गया हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर हमारी क्या है हाई डिग्री है मल्टी प्रोग्रामिंग की। सेकंड हो गया लैक ऑफ फ्रेम्स, अगर हमारे फ्रेम्स में लैक है, यानी कि हमारे फ्रेम्स क्या है कम है। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, अगर हमारी एल्गोरिथम है अगर वो हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या होता है थ्रैशिंग। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, यानी कि ग्राफ से समझते हैं। तो थ्रैशिंग को हम, जो हमारी वाई एक्सिस है उस पर CPU यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्स एक्सिस पे। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में तो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा, फिर बीच में मिड पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सबसे मैक्सिमम होगा, फिर लास्ट में डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये एक्सप्लेन करा है फर्स्ट बाय फर्स्ट। इनिशियल इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग, सबसे पहले क्या होगा इंक्रीज़ होगा। एज मोर प्रोसेस आर एडिड, जैसे जैसे हम नए और प्रोसेस यानी कि CPU को ऐड करते जाएंगे, तो हमारा CPU हमने ऐड करा तो हमारा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। बिकॉज द CPU स्टेज बिजी व्हेन वन प्रोसेस वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट, तो क्या होंगे बिजी हो रहे होंगे। तो पहले क्या होगा इनिशियल फेज़ में हमारा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा जैसे जैसे हम प्रोसेस को ऐड करते चले जाएंगे। क्या इंक्रीज़ होगा, CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगा। फिर पीक पॉइंट, यानी कि मिड वाला पॉइंट है टॉप वाला, ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा। CPU यूटिलाइजेशन रीचेज ए मैक्सिमम एट एन ऑप्टिमल लेवल, यहाँ पे क्या होगा सबसे मैक्सिमम होगा। फिर दैन डिक्रीजिंग, फिर क्या होगा लास्ट में डिक्रीज होगा। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिंग मोर प्रोसेस कॉजिंग थ्रैशिंग टू मैनी पेज फॉल्ट्स, अब इस पॉइंट के नीचे क्या होता चला जाएगा, थ्रैशिंग होगा। यानी कि क्या होगा, अगर जैसे ही हम और प्रोसेस को ऐड करेंगे तो हमारे क्या होते चले जाएंगे, पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारा होता है थ्रैशिंग। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट, कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। Cache memory organization refers to how data is structured and managed within a cache, a small fast memory. Cache यानी कि एक smallest fast memory है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड है और कैसे मैनेज है कैश के अंदर। यानी कि कैश के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है और मैनेज्ड है या नहीं है। कैश मेमोरी इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल लेवल्स L1, L2, L3। तो कैश मेमोरी जो है वो टिपिकली ज़्यादातर किस में ऑर्गेनाइज होती है, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। कौन कौन से, L1, L2 और L3। जहाँ पे जो हमारा L1 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे फास्टेस्ट होता है। क्या होगा L1, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट और क्लोजेस्ट भी होगा CPU के। सब इसके 3 पॉइंट्स है कि ये स्मॉलेस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा और क्लोजेस्ट होगा CPU के। L2 उससे कम होगा और L3 क्या होगा, सबसे उल्टा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट था L1 तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, और ये फास्टेस्ट था तो ये क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा।
ठीक है। ये L1 L2 L3 ये क्या है, मल्टीपल लेवल्स हैं। ईच लेवल हैज़ ए डिफरेंट साइज़ एंड स्पीड। हर लेवल का अपना अलग डिफरेंट साइज़ होगा और स्पीड होगी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्पोरल लोकेलिटी एंड स्पेशल लोकेलिटी। ये कौन से दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टेम्पोरल लोकेलिटी और स्पेशल लोकेलिटी पे। टेक्निक्स देखते हैं कैश मेमोरी की कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो ये 3 टेक्निक्स होती है, डायरेक्ट मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, जितने भी ब्लॉक हैं वो एक स्पेसिफिक कैश लाइन से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, यानी कि मैप होंगे। ठीक है। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, इन डायरेक्ट मैपिंग ईच मेमोरी ब्लॉक मैप्स टू वन स्पेसिफिक कैश लाइन, यानी कि एक स्पेसिफिक कैश लाइन से वो क्या होंगे, मैप होंगे। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होगा, इन दिस एनी मेमोरी ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इन एनी कैश लाइन, यानी कि कोई सा भी मेमोरी ब्लॉक किसी भी एक कैश लाइन से क्या होगा, एसोसिएट होगा। सेट एसोसिएटिव में क्या होगा, ये सेट से मैप, सेट एसोसिएटिव यानी कि सेट से मेमोरी ब्लॉक को मैप करना, ये होता है सेट एसोसिएटिव। वैन द CPU रिक्वेस्ट डेटा, जब CPU रिक्वेस्ट करेगा डेटा को, इफ़ इट इज़ फाउंड इन द कैशे इट इज़ ए कैशे हिट। अगर वो मिल गया कैश में तो वो क्या हो जाएगा, कैशे हिट हो जाएगा। नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैश मिट, यानी कि वो क्या हो गया, मिस हो गया। तो ये हमारा था कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज़ ए कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर memory systems that describes how programs tend to access data and instructions that are close together। ये क्या है, ये बताता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेमोरी सिस्टम का जो डिस्क्राइब करेगा कि जो हमारा प्रोग्राम्स है वो डेटा को कैसे एक्सेस करें और इंस्ट्रक्शंस को कैसे एक्सेस करें ताकि वो एक साथ क्लोज आ जाएं, यानी कि वर्क करें क्लोजली। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज़ की टू इम्प्रूविंग द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी एक्सेस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो एक की होती है हमारी जो स्पीड और परफॉर्मेंस है मेमोरी की वो इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि अगर हमें स्पीड और परफॉर्मेंस अपनी मेमोरी की इम्प्रूव करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस 3 टाइप्स की होती है, टेम्पोरल लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी और सिक्वेंशियल लोकेलिटी। जो हमारी टेम्पोरल लोकेलिटी है वो टाइम बेस्ड होती है, स्पेशल लोकेलिटी लोकेशन बेस्ड होती है और सिक्वेंशियल में सीक्वेंस में वर्क करती है वो। ठीक है। अब हमारा एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हीट रेशो क्या होता है, हीट रेशो एक्सप्लेन करना है। तो अभी हमने पढ़ा था हीट और मिस, जब हमने न्यूमेरिकल करे थे तो उसको लिखा है डेफिनेशन में, हीट रेशो इज़ द परसेंटेज ऑफ मेमोरी एक्सेस दैट आर सक्सेसफुली फाउंड इन ए फास्टर मेमोरी लाइक कैश। यानी कि ये क्या होते हैं, परसेंटेज होती है मेमोरी की कि कितने सक्सेसफुली हमारा जो डेटा है वो कितने सक्सेसफुली मेमोरी में पाया गया है, यानी कि फाउंड हुआ है कितने परसेंटेज, वो बताता है हीट रेशो। तो हीट रेशो का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैश हिट अपॉन टोटल मेमोरी, ये हमारा फॉर्मूला होता है हीट रेशो का। तो ये हमारी यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।